Hello students, you are welcome back in reading session. We were reading the chapter Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi that began with the quotation, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. ये बिल्कुल शुरुआती लाइन थी इस चैप्टर की जो हमने पढ़ी थी कि अगर आपको हमारे इस ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, इसके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानना है तो हमें इसके लिए अंटार्कटिका जाने की आवश्यकता है। यानी कि वहां से इसके बारे में हमें सारी जानकारी मिलती है। सबसे पहला पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था, इसकी हिस्ट्री, द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ लिया था, ह्यूमन इम्पैक्ट, और हम आगे थे पेज नंबर 21, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ शुरू होता है, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. इससे पहले इसमें जिक्र हुआ था कि जो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक एजुकेशनल टूर के रूप में चलाया गया, जिसके लिए सारा श्रेय जो हमारी राइटर है उन्होंने ये कैनेडियन हेड है इसके, जेफ ग्रीन, इनको दिया था कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों को ला करके उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग इसके बारे में जानें और उसके हर एस्पेक्ट से परिचित हो सकें, बहुत प्रयास किए और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसके सक्सेसफुल रहने का कारण क्या रहा, कि इतना ज्यादा कामयाब कैसे रहा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। द रीजन ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. इस प्रोग्राम की इतनी सफलता का कारण यह रहा कि दक्षिण ध्रुव के पास बिना इससे प्रभावित हुए जाना असंभव है, यानी कि वहां कोई जाए और प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन द वर्ड्स आर यूज्ड लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आपने पहले पढ़े हैं ज्योग्राफी के अंदर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी है। ये वो क्षेत्र होते हैं जो वहां पर बर्फ पिघलने पर बहुत ज्यादा, पहले ग्लेशियर्स जो है वो जिनके पिघलने का हम जिक्र करें तो वो बर्फ वहीं जमी होती है दोनों ध्रुवों के ऊपर, कि आप ग्लेशियरों को सिमटते हुए और बर्फ के भागों को गिरते हुए देखते हैं तो आप ये एहसास करना आरंभ करते हैं कि वैश्विक तापमान की समस्या बहुत वास्तविक है। यानी कि वहां जाकर के आप जो दुनिया की अभी तक आप बातें सुन रहे थे उसकी वास्तविकता का पता लगता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज एक तो सुनना और एक उसको प्रैक्टिकली देखना, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उसका पता लग जाता है। Then Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. फूड चेन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कौन किसको खाता है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन, यानी कि हमारी आहार श्रृंखला। These single celled plants used the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of page number 22 processes called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बारे में भी आपने पहले पढ़ रखा। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जड़ों से जो है जो जरूरी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, और उसकी सूर्य की गर्मी में जब ये प्रक्रिया होती है, यानी कि सनलाइट के अंदर ये प्रक्रिया होती है, विदाउट इट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो जो अपना भोजन बनाने का
की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हमारी जो लेखिका है वो बता रही है कि अंटार्कटिका जो है उसके साधारण परिस्थितिकी और जीव विविधता की कमी के कारण वहां पे जीव विविधता तो है ही नहीं, यानी कि बहुत सारे जीवों का होना, यह अध्ययन करने के लिए सही जगह है कि कैसे थोड़े से पर्यावरणीय बदलावों के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। सूक्ष्म आकार के फाइटोप्लैंक्टन को लें। ये फाइटोप्लैंक्टन एक समुद्र के अंदर घास होती है जो किसी प्रकार जो उसके अंदर रहने वाले जीव हैं उनके लिए भोजन श्रृंखला का निर्माण करती है, उसको कायम रखती है। ये एक कोशीय पौधे होते हैं। एक कोशीय का मतलब सिंगल सेल, जैसे आप अमीबा के बारे में पढ़ के हैं, सिंगल सेल। और ये सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग करके अवशोषित करके और फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, जिससे ये यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को जिसमें ये निर्माण करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. ये वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रही है कि इसके अंदर किसी प्रकार का अगर हम व्यवधान डालते हैं कि ओजोन परत के और अधिक विनाश जो होगा वो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, यानी कि उनको मंद कर देगा। और इससे क्या होगा, समुद्र में रहने वाले जीव हैं और वहाँ के जो पक्षी हैं या वहाँ का जो कार्बन चक्र है वो सारा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइलो प्लैंक्टन जो है वो उसका अस्तित्व जो है वही उसकी महानता भी है, यानी कि उसी के कारण ये सारी की सारी परिस्थिति की तंत्र जो है वो बचा हुआ है। which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. ये कहता है कि ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीजें तो अपने आप सही होती जाएगी। जैसे आपको टीचर्स भी रोजाना समझाते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप रोजाना 2 वर्ड्स कीजिए, आप रोजाना एक रूल कर लीजिए डेली, ओनली सिंगल वन रूल ऑफ योर ग्रामर, या आप जीके के 2 प्रश्न कर लीजिए डेली। अपडेशन यानी कि छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे, छोटी छोटी आदतें अपनी मेंटेन कर लेंगे कि आज भाई देखो मैंने ये करना है, कि आज मैं ये चीज करूंगी। आप एक हफ्ते के लिए कि मैं 7 दिन डेली एक ग्रामर का रूल याद करूंगा, छोटा सा ही कर लें चाहे, जैसे हमारी सीरीज में भी चल रहा है। पहले दिन की हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कर लें, कहाँ एस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। इसी तरह हम टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप इस्तेमाल होगा, मॉडल एक्सिलरी के बाद वर्ब का कौन, लाइक दैट सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। आप उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें तो बड़ी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। यानी कि हमारी लेखिका भी यही कह रही है कि अगर हम इन छोटी छोटी परिस्थिति की तंत्र को बचाने के लिए इस पर्यावरण को अगर और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और छोटे छोटे जैसे उदाहरण भी देते हैं कि प्लास्टिक न यूज करें, कचरा नहीं फेंके, पोल्यूशन न करें, लाइक दैट तो बड़ी चीजें हैपन होती है। देन कम टू द थर्ड पार्ट, इसी पेज के ऊपर तीसरा हमारा जो भाग आ जाता है इसका, वॉक ऑन द ओशन, कि ओशन जो है उसके ऊपर चलने का क्या कैसा अनुभव रहा। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एम्फेफेनीज but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Shokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and the Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस तरह की यादों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे बढ़िया घटना जो है, सबसे बढ़िया समय तब हुआ जब हम अंटार्कटिक के घेरे में 65.55 दक्षिण पर थोड़ी सी दूर रह गए थे। जो ये हमारे जो जहाज का नाम है शकल्स की, पेनिसुला और टेडपोल टापू के बीच में एक मोटी सी बर्फ
का फैलाव था उसको चीरते हुए यानी उसके अंदर से जाते हुए उसके अंदर घुस गया था और वो जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो जो कैप्टन था उसने फैसला किया कि हम वापस मुड़े और उत्तर की तरफ बढ़े, परंतु इससे पहले कि हम ऐसा करते सभी को जहाज के साथ लगाए फट्टे के द्वारा नीचे उतरने के लिए और समुद्र में आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिए गए। इसलिए around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. So there we were all 52 of us. वहां हम कितने लोग थे? हम 52 लोग थे टोटल। उसके अंदर kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, craybeater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. Stray dogs तो आपने सुन रखा होगा। स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं आवारा कुत्तों को जो घूमते रहते हैं, जैसे आवारा पशु स्ट्रे कैटल्स। सिरसा में तो मिशन भी चला था, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे थे पिछली सर्दी में, तो मिशन स्ट्रे कैटल चलाया था। स्ट्रे डॉग्स कि जिस प्रकार हम देखते हैं गांव में बरगद की या पीपल की छांव के अंदर कुत्ते मस्ती से लेटे होते हैं, इसका उसने उदाहरण दिया। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवेलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। ये कहते हैं कि इसके बाद इसलिए हम सब वहां थे, सभी 52 आदमी जो गोरटेक्स और चमकीले कपड़े पहने एकदम सफेदी पर चलते हुए और हमेशा तक फैली जो बर्फ वहां बिछी हुई थी हमारे कदमों के नीचे, लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ थी। 1 मीटर यानी नियर अबाउट 3 फुट कह सकते हैं उसकी मोटाई, और उसके नीचे फिर 180 मीटर जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी, यानी कि ये गहराई जो है पानी की, जो बर्फ की 3 फीट निकाल दे तो 1 मीटर बर्फ और उसकी चादर, और उसके नीचे 180 मीटर जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी। सांस लेने का मतलब ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जो चलती रहती है। और उसके बाद उसके नीचे समुद्री जीव जंतु जैसे कैराबीटर सील है, ये समुद्री मांसाहारी जंतु होते हैं, वो वहां पर आराम कर रहे हैं यानी कि ऊँग रहे थे। और वो ठीक उसी प्रकार बर्फ के टुकड़ों के ऊपर आकर के धूप सेक रहे थे, जैसे हम देखते हैं कि कोई कुत्ते जो है बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो जाता है और अपनी मस्ती में होता है उस टाइम, इस प्रकार का उनको देख करके महसूस हो रहा था। और ये एक बिल्कुल हमारे लिए एक डिवाइन सीन था। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि ये एक देवी प्रकाशन से कम नहीं था। हर चीज वास्तव में जुड़ती ही है, हर चीज का कहीं न कहीं कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होती है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फेयर्स। ये शुरू में भी इसने जिक्र किया था जब हम चले थे बिगिनिंग में, बिल्कुल। 9 टाइम जोन वही है जो हर कंट्री का आपको बताया था कि अलग अलग होता है। 6 चेक पॉइंट्स हैं, फिर 3 वाटर बॉडीज हैं एंड मेनी इकोस्फेयर्स। लेटर I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. How would it be in Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of टीनेजर्स जो विद्यार्थी के उनके लिए यूज हुआ है, ये एज होती है टीन एज, who still have the idealism to save the world. All I can say is that a lot can happen in million years, but what a difference a day makes. ये जो हमने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और ये परिस्थिति की तंत्र और ये हमारे ग्रह की सुंदरता, और जैसा कि अंटार्कटिका स्टार्टिंग से हमें अंटार्कटिका की बहुत गर्म स्थान बन गया था, कैसा हुआ करता था, अब उस तिथि को छोड़ करके आज का जो समय उसके बारे में ये कहती है कि क्या अब जो हम हैं जिस तिथि में जी रहे हैं, क्या हमारे साथ ही वही होने वाला है जो डायनासोर के साथ हुआ था, या मामत्स के साथ हुआ, या ऊनी गेंडों की तरह हम भी जा चुके होंगे यहाँ से, ये बताएगा कौन हमें। लेकिन जो टीनेजर्स जो है, हिंदी में जिसको किशोर बोलते हैं, उनके साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद
अब संसार को बचाने का आदर्श है, और ये हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन वर्ष में काफी घटित हो सकता है, परंतु एक दिन में कितना फर्क पड़ता है, डिपेंड्स ऑन इट। कि मिलियन, देखिए यात्रा जो है वो एक कदम से शुरू होती है और हम एक ही कदम चलते हैं, यानी कि फिर एक कदम, कदम के बाद फिर कदम, और इस प्रकार से हजारों मीलों की यात्राएं शुरू हो जाती है। तो अगर स्मॉल एफर्ट्स हम करते हैं कहीं तो उसके रिजल्ट्स बड़े आते हैं। लेट्स बिगिन विद स्मॉल एफर्ट्स। बड़ा पॉजिटिव रूप से ये चैप्टर हमारे सामने ईशानी दोषी जी ने प्रेजेंट किया है। तो दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। नाउ रीडिंग विद इनसाइट। अब इसके बाद ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज आ जाती है इसकी इस चैप्टर को और अच्छे समझने के लिए। फर्स्ट इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। कि संसार का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा हुआ है, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ दिस एरिया। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि किस प्रकार से विभाजन हुआ, क्या क्या रहा होगा, क्या घटनाएं घटी होगी। 650 मिलियन में जा करके वहां उसकी उत्पत्ति हुई, फिर डायनासोर्स आए, मैमथ्स आए, मैमल्स आए, लाइक दैट जो हुआ, और फिर उनका विनाश हुआ, फिर हमारी अब आज की जो सृष्टि हमारे सामने है ये सब वहां ग्रो हुआ। तो इस सारे इतिहास जो है, इस सारा का सारा, जो कि बिगिनिंग में ये कहता है कि अगर ये जानना है तो हमें अंटार्कटिका तो जाना ही होगा, वहां से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये अध्ययन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू अस। ये प्रश्न आपने करना है और अपना अपना करना है, एक दूसरे का देख के नहीं करना। यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, आप एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू राइट फाइनली यू हैव टू राइट योर ऑन आंसर। दूसरा प्रश्न इसके अंदर फिर है, व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन द आइस एक्सपेडिशन। ये जो प्रोग्राम चलाया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसके कर्ता धर्ता जेफ ग्रीन्स है। तो उन्होंने इनके द्वारा, जो जेफ ग्रीन के द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को स्टूडेंट ऑन आइस अभियान में शामिल करने के क्या कारण है, यानी कि उन्होंने उन विद्यार्थियों को क्यों शामिल किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हमने पढ़ा था कि वो बच्चे जो हैं वो बड़ों से संदेश ले सकें, जैसे कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन ज्ञान आगे प्रचारित होता है। जैसे आपके दादा ने जो सीखा वो आपके फादर को सिखाया, फादर ने आपको सिखाया, आप आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, लाइक दैट। इसी तरह से सीनियर्स अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, वी आर टीचिंग टू यू, यू विल टीच टू समवन एल्स। तो और जो जो भी कारण रहे वो आपने सारा चैप्टर पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग से लिखेंगे कि व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन। जेफ ग्रीन के द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को स्टूडेंट ऑन आइस अभियान में शामिल करने के क्या कारण है। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of this statement in the context of Antarctic environment? छोटी चीजों को ध्यान में रखो और बड़ी चीजें स्वयं ही अपना ध्यान रख लेंगी। Take care of small things and the big things will take care of themselves. छोटी चीजों को ध्यान में रखो और बड़ी चीजें स्वयं ही अपना ध्यान रख लेगी। अंटार्कटिका के पर्यावरण के संदर्भ में इस कथन का क्या महत्व है, कि ये जो बात कही गई है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आपने डिस्कशन करके अपना करना है। एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन इज हियर, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दिस वन इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ योर चैप्टर, जो बिल्कुल शुरुआत में भी ये कही गई है, उसी पे प्रश्न बन गया है अब कि why is Antarctica place to go to understand the Earth's present, past and future। अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए जाने की सही जगह क्यों है, उपयुक्त जगह क्यों है। Why we have to visit Antarctica to know the past, present and future of our planet। तो ये आप 4 और 2 प्रश्न पहले ही आप कर लेंगे, अपने रफ नोटबुक्स में करेंगे और फिर टीचर से चेक करवा लेंगे। और इसके बाद आपके
वही पैटर्न, सबसे पहले वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद आपके उससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड देन यू विल गेट द समरी एंड थीम ऑफ द चैप्टर। तो उनको आप अपनी फेयर नोटबुक्स में कर लेंगे। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एनफ फॉर द डे।